Hi guys, welcome back to my channel. तो today we wanna talk about GSOC, Google Summer of Code. ये क्या होता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होता है, इससे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, हमें इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसकी कुछ टिप्स. तो यही सब हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले जीसॉक होता क्या है. जीसॉक इज गूगल समर ऑफ कोड. तो ऑब्वियसली ये गूगल करा रहा होगा, कुछ कोड टाइप का कंपटीशन टाइप का करा रहा होगा समर्स में. तो ये एक कॉन्टेस्ट होता है, एक मेंटरशिप प्रोग्राम होता है. दिस इज नॉट अ इंटर्नशिप. कुछ लोग इसको कंफ्यूज कर लेते हैं इंटर्नशिप के साथ, बट ये इंटर्नशिप नहीं है. ये एक मेंटोरशिप प्रोग्राम होता है जिसमें एक स्टूडेंट को एक मेंटोर असाइन होता है और फिर दे वर्क टुगेदर टू बिल्ड समथिंग न्यू. ठीक है. अब ये कैसे होता है, इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, वो डिस्कस करते हैं. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज बेसिकली कि आप 18 ईयर्स से अबव होने चाहिए और किसी भी कॉलेज स्टूडेंट होने चाहिए, या फिर अब तो आप किसी मतलब पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, कोई भी डिग्री कर रहे हैं, डजेंट मैटर. या फिर अगर आप किसी लाइसेंस क्लब से भी जुड़े हुए हैं तो आप तब भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. बाकी इसकी और ज़्यादा डिटेल्स आपको जीसॉक की वेबसाइट में मिल जाएगी. मैं सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. तो अब ये एग्जैक्टली होता क्या है. तो इसमें जो गूगल है, वो जो गूगल कंपनी है, वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को सिलेक्ट करती है. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो इसमें अप्लाई करती हैं, ओपन सोर्स ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं. और फिर गूगल जो है उन ऑर्गेनाइजेशंस में से कुछ ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करती है और उसके बाद फिर स्टूडेंट्स उसमें अप्लाई करते हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस में. और फिर उसके बाद दे गेट सिलेक्टेड और फिर वो इस कंपटीशन में पार्ट लेते हैं. तो ये गूगल से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है. इट्स जस्ट दैट कि गूगल उनको स्टाइपेंड देता है. ये ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, इसमें गूगल का कोई रिलेशन नहीं है. पहले उसमें रेफरल मिलता था कि गूगल में आपको डायरेक्ट एक इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, अब वो नहीं मिलती है. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. अब सिर्फ ये है कि आप गूगल कुछ ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करेगी, आप उसमें जाके अपना प्रपोजल सबमिट करेंगे और उसके बाद आप सिलेक्ट हो जाएंगे और फिर आप उनके कोड में कंट्रीब्यूट करेंगे. अब कंट्रीब्यूट करना क्या होता है. कंट्रीब्यूट करना होता है कि पहले से कोई प्रोजेक्ट बना हुआ है. तो मान लो कि पहले से एक चैटिंग ऐप है. अब आप उसमें सिर्फ ये है कि अगर आप मैसेज सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं. तो अब आप उसमें कोई भी फीचर ऐड कर रहे हैं नया, जैसे कि स्टोरी ऐड करनी, ये फीचर आप ऐड कर रहे हैं, या फिर आप लास्ट सीन दिखे, ये सब चीज़ें ऐड कर रहे हैं. या फिर आप जो पहले से चीज़ें बनी है, फॉर एग्जाम्पल यू आर सेंडिंग अ मैसेज एंड वो सेंड नहीं हो पा रहा है, या फिर उसमें जो टाइमिंग है वो सही नहीं आ रही है कि इस टाइम पे जा रहा है तो वो टाइमिंग सही नहीं आ रही है, तो दैट्स अ बग. तो आप उसको करेक्ट भी कर सकते हैं और आप नए फीचर्स ऐड भी कर सकते हैं. तो इस तरह से आप कंट्रीब्यूट करते हैं कि जो ऑलरेडी बना हुआ कोड है उसको आप और बेटर करते हैं. सो दिस इज व्हाट इज कंट्रीब्यूशन. तो यही आपको ऑर्गेनाइजेशंस में करना होता है. वो ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे, वो आपको समझ के उसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा. उसके लिए आपको एक मेंटोर मिलेगा. मेंटोर इज नॉट अ टीचर, वो आपकी फ्रेंड की तरह एकदम कैजुअली आपसे बात करता है. तो उससे आप अपना डिस्कस करके मे बी वट एवर फिट्स यू बेस्ट, मे बी गूगल मीट, जूम कॉल, वट एवर इट इज, यू कैन डिस्कस ऑल योर डाउट्स एंड ऑल हाउ यू विल गो अबाउट इट, और ही और शी विल गाइड यू इन हाउ टू प्रोसीड फर्दर. नेक्स्ट चीज ये कि हम पार्टिसिपेट कैसे करेंगे. अब इस बार जो डेट आई है, दैट इज अराउंड मार्च 29 टू अप्रैल 13. आप उसकी गूगल की जीसॉक की वेबसाइट पे जाके भी पूरी टाइमलाइन देख सकते हैं. तो इस पीरियड में आपको क्या करना होगा कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट आ जाएगी. अभी ऑर्गेनाइजेशंस का अप्लाई पीरियड शुरू हो चुका है, तो ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट बी अप्लाइंग, तो वो सिलेक्ट हो जाएंगी. तब तक फिर आप ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट देख सकते हो. और जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपके इंटरेस्ट से अलाइन हो रही है, इंटरेस्ट से अलाइन हो रही है एज इन की आपको एमएल आती है, या आपको पाइथन आती है, आपको एआई आती है, आपको वेब डेवलपमेंट आती है, वट एवर इट इज, जो भी स्किल आपको इंटरेस्ट करती है, जो आपको आती है, जो आपको लगता है कि हाँ यार मैं इसमें काम करना चाहता हूँ, बिकॉज इट इज अ लॉन्ग लॉन्ग कोड पीरियड, सो यू हैव टू कंट्रीब्यूट इन द थिंग विच यू नो, क्योंकि वरना बहुत बोरिंग और बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. तो इसीलिए जो भी आपको अलाइन कर रहा है उससे आप एक प्रपोजल बनाओ. प्रपोजल इज लाइक 15 टू 20 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट होता है. उसमें आप अपना हर चीज़ डिस्क्राइब करते हैं कि आपने उस ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट देखा कि उसमें ये चीज़ें हैं, तो आप उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मैं मे बी ये वाला बग है इसमें, ये चीज़ें ठीक करूँगा. या फिर आप कोई नया उनको आइडिया दे सकते हैं कि मैं इस प्रोजेक्ट में ये चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, या आई वुड लाइक टू गो दिस वे. तो मतलब आप उनको अच्छा सा आइडिया भी दे सकते हैं.
तो ये 2-3 तरीके हो गए। इसको आप अपने पूरे प्रपोजल में मेंशन करेंगे कि ये मेरा आइडिया है कि मैं इस प्रोजेक्ट में ये चीज़ें करना चाहता हूँ, और हाउ यू विल गो अबाउट इट। मीन्स यू विल हैव टू गिव टाइम लाइन्स एंड मे बी अ स्केड्यूल ऑफ द होल 10 वीक्स का भी प्रोग्राम हो गया है। पहले ये 3 मंथ्स का हुआ करता था, अब ये 10 वीक्स का ही हो गया है। तो उसमें पूरा आप 10 वीक्स में क्या 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 करेंगे वो आपको पूरा अपने प्रपोजल में मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि उसमें फिर इवैल्यूएशंस होती हैं, 2 इवैल्यूएशंस होती हैं, पहले 3 होती थी। तो पहले तो आपका कम्युनिटी बॉन्डिंग पीरियड होता है कैसे ही, फिर जो भी आपने बोल रखा है ना कि हाँ मैं ये काम करूँगा, तो जैसे वो डेट आ गई है, फर्स्ट इवैल्यूएशन की डेट है, फॉर एग्जाम्पल जुलाई 2 है फर्स्ट इवैल्यूएशन की डेट। तो तब तक आपने जो जो कहा था कि हाँ मैं अपने प्रपोजल में ये करूँगा, आपने वो काम सही से करा है नहीं करा है, यू कैन कंटिन्यू फर्दर और नॉट, तो आपका जो मेंटोर है वो आपको कुछ रिव्यू देगा, तो उसके बेसिस पे आप आगे जाएंगे। अब तो ऐसा नहीं होता है कि अगर आप इवैल्यूएशन में फेल हो गए तो नहीं, यू कांट गो फॉरवर्ड, यू कैन स्टिल गो फॉरवर्ड, लेकिन जो फाइनल इवैल्यूएशन दैट इज द सेकंड इवैल्यूएशन वो आपको कंप्लीट करनी ही करनी पड़ेगी, दैट इज इम्पॉर्टेंट। और आप अपने प्रपोजल में एक चीज़ और होती है, जैसे कि मान लो आप पहले से, एक बच्चा है जो पहले से ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करता है, और एक बच्चा है जिसको कुछ नहीं पता है ओपन सोर्स के बारे में, उसने कभी कंट्रीब्यूट भी नहीं किया है, तो ऑब्वियसली जो पहले से करता है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी रिकमेंडेशन दी जाएगी जब प्रपोजल सिलेक्ट होंगे, क्योंकि आप ये चीज़ अपने प्रपोजल में भी मेंशन करेंगे अगर आप पहले कंट्रीब्यूट कर चुके हैं, तो कि आप मेरी गिटहब रिपोजिटरी पे भी जाके देख सकते हैं ये इश्यूज थे, मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ें ऐड करी हैं, वो सब चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं उसमें जाके, एंड उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो अगर आपने अभी भी स्टार्ट नहीं करा है तो अभी भी आप स्टार्ट कर दो, अभी भी टाइम है, क्योंकि मार्च में रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे, तो 2 मंथ्स में भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपने ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर ली, ऑर्गेनाइजेशन कैसे सेलेक्ट करें? ऑर्गेनाइजेशन आप ऐसे सेलेक्ट करेंगे कि अब मान लो आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में मतलब कंट्रीब्यूट किया और वो ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट नहीं हुई, तो मतलब आपको थोड़ा सा लॉस हो जाएगा, क्योंकि अगर आप मान लो पहले से एक ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रीब्यूट कर चुके हैं और आप उसी ऑर्गेनाइजेशन में जीसॉक के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, तो उस मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा होगा ना कि हाँ यार ये पहले भी इसमें कंट्रीब्यूट कर चुका है, तो हाँ हम उसको ले लेते हैं, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं तो हो सकता है आपके चांसेस थोड़े से कम हो जाएं। तो ऑर्गेनाइजेशन आप ऐसे देखो कि जो पहले 4-5 साल से आ रही है ऑर्गेनाइजेशन, हर बार सिलेक्ट हो ही जाती है और आपके इंटरेस्ट के साथ अलाइन करती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप उसी ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करो, तो उसको आप वहाँ जाके देख सकते हैं, जो जीसॉक की वेबसाइट है उस पर सारे ईयर्स की सारी ऑर्गेनाइजेशन लिस्टेड है कि कौन से साल कौन सी ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट हुई थी, तो आप वहाँ से जाके वैसे ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करिए। तो आपने ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर ली, उसमें आपने कंट्रीब्यूट कर लिया, आपने अपना प्रपोजल अच्छे से बना लिया। प्रपोजल बनाने के लिए आप लोग यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं उनसे देख सकते हैं, नहीं तो आपका कोई सीनियर है कॉलेज का या कोई भी है जिसको आप जानते हो, कोई मेंटोर रह चुका है, तो वो तो बहुत ही बढ़िया है, वो आपको रिव्यू भी दे देगा, उसको पता है कि कैसे बच्चों को क्या सिलेक्ट करते हैं, या फिर किसी ने पार्टिसिपेट करा हुआ है पहले कॉलेज वॉलेज के सीनियर ने, तो आप उनसे भी जाके मतलब हेल्प ले पाएंगे। लेकिन प्रपोजल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसी के बेसिस पे सिलेक्शन होता है। और इसमें आपको जो स्टाइपेंड मिलता है वो 15,000 यूएसडी का आपको स्टाइपेंड मिलता है, विच इज़ अराउंड 1,50,000 रुपीज़। तो वो ऑर्गेनाइजेशन पे भी डिपेंड करता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी भी होती हैं, जैसे कि फॉसेशिया है, वो ऐसी होती हैं कि वो अपने हेडक्वार्टर्स वगैरह पे बुला लेती हैं विजिट करने के लिए, वो फुली स्पॉन्सर्ड ट्रिप होती है, तो उसकी तो आप टेंशन लो ही मत स्टाइपेंड वगैरह की, दैट इज़ वेरी गुड। और उसके लिए आई डोंट रेकमेंड कि आपको इस कंपटीशन में पार्ट लेना चाहिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ओपन सोर्स। अब हम ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करें क्यों, हम क्यों किसी का कोड समझे क्यों? वो इसीलिए होता है कि जब आप किसी बड़ी कंपनी में जॉब करेंगे ना, बिग टेक जाइंट्स में जॉब करेंगे, फॉर एग्जांपल गूगल, फेसबुक, अमेजोन, किसी में भी करेंगे, तो उसमें क्या होता है कि उनके जो मतलब उनका भी जो कोड होता है ना, वो भी ऐसी होता है कि वो पहले से लिखा गया है, वो इतना इतना बड़ा कोड होता है कि एक ही बंदा अकेले तो नहीं लिख सकता है ना, तो वो बहुत सारे लोगों ने लिखा होता है, तो आप उसको समझेंगे, तो वो समझने के लिए आपको ना बहुत वो हो जाता है कि यार कितना बड़ा कोड है। तो अगर आप पहले से ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कर चुके हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा इजी रहता है, ये सब चीज़ें आपको आती हैं कि कोड को समझना, उसमें अपने फीचर्स ऐड करने, ये सब चीज़ें आपको आती होती हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलती है और आपकी ग्रोथ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में बहुत ही सही होती है। मतलब आपकी सक्सेस को कोई रोक ही नहीं सकता और आपको अपने काम में मज़ा भी आता है, क्योंकि आपको समझ आने लग जाती हैं चीज़ें।
अब हम इतने बड़े कोड को कैसे समझें? आपने मतलब सब कुछ कर दिया, लेकिन आप कंट्रीब्यूट करते भी तो कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं ना? तो उसके लिए क्या करना होता है कि कोड बहुत बड़ा होता है, तो आप उसको एकदम से ऐसे देखने बैठ जाएंगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। मेरे साथ भी ऐसा होता था। तो व्हाट यू हैव टू डू इज कि उसमें छोटे छोटे बग्स देखो, बेसिक बग्स उसमें। यू विल हैव टैग्स व्हेन यू गो टू गिटहब रिपोजिटरी, देयर विल बी issues button, and there you can see the tags of all the issues. Some issues might be tagged as good first issue, up for grabs, ऐसे ऐसे करके टैग्स होंगे ना इजी इजी वाले, तो वो वाले पहले उठा लो, उनको सॉल्व कर लो। दे आर वेरी बेसिक, मतलब मे बी डॉक्यूमेंटेशन वाले होंगे, इजी इजी से बग्स होते हैं वो। आप उनको सॉल्व करो, 2-3 उनको सॉल्व करो, तो आपको धीरे धीरे कोड बेस समझ आना शुरू हो जाएगा। कोड बेस को पढ़ो, रोज निकालो, मे बी आधा घंटा और 20 मिनट्स इतना निकालो, और थोड़ा थोड़ा मतलब लाइंस पढ़नी शुरू करो। फॉर एग्जाम्पल आप बोलो कि मेरे को ये फाइल आज पढ़नी है, तो आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि हाँ ये बैक एंड है, ये यूआई है, ये है वो है, तो आपको धीरे धीरे समझ आना शुरू हो जाएंगी चीज़ें। तो ऐसे करके फिर आप बड़े बड़े इश्यूज में भी काम कर सकते हैं, और ये चीज़ जब आप जॉब करेंगे उसमें आपको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। और इससे आपके इंटरव्यूज, जो आपके रेज्यूमेज हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि मतलब सामने वाले को, जैसे कोडिंग होती है ना डीएस एल्गो, दैट इज ओनली फॉर यू टू क्लियर इंटरव्यूज। कंपनीज में डीएस एल्गो का कुछ काम नहीं होता है। यू विल नॉट बी गिवन अ क्वेश्चन कि हाँ इसमें डीएस एल्गो लगाओ, उसको सॉल्व करो, ऐसा नहीं होता है। कंपनीज में यू हैव सॉफ्टवेयर्स, उनको आप मतलब रीड करते हैं, उनका जो ऑलरेडी रिटन कोड है, और फिर उससे आप काम करते हैं। तो ये इससे आपको बहुत ज़्यादा अपलिफ्टमेंट मिलती है, मतलब सामने वाले बंदे को, जो आपका रिक्रूटर है, उसको ये लगता है कि हाँ यार इसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की भी नॉलेज है, ही कैन ट्रस्ट योर स्किल्स ऑन दैट टू, क्योंकि आप जी सॉक जैसे बड़े कंपटीशन में पार्ट ले चुके हो, तो काफ़ी बेनिफिशियल रहता है वो। स्टाइपेंड तो मिलता ही मिलता है, ट्रिप्स भी मिलती हैं, आपको चीज़ें समझ आने लग जाती हैं, आप बड़े बड़े कोड से डरना भूल जाते हो, तो आपको तो बहुत ही सारे फायदे हैं। आई थिंक ऑल दीज आर इनफ। लेकिन अगर अगर आपके पास अगर आपका इसमें नहीं भी होता है ना, तो इट्स ओके ऐसा नहीं है कि ये एंड है या ये बहुत ही बड़ी चीज़ है, अगर आपने ये कर ली तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कंपनीज डू गिव प्रेफरेंस क्योंकि आपने जी सॉक करा है, लेकिन सिर्फ यही नहीं होता है, अगर और भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, छोटे मोटे कॉम्पिटिशन्स बहुत सारे। आई थिंक हर महीने एक कॉम्पिटिशन एटलीस्ट होता ही होता है ओपन सोर्स का, तो आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब वो भी अपने रेज्यूमे में मेंशन करेंगे, तो उसका भी इफेक्ट पड़ेगा कि हाँ यू हैव कंट्रीब्यूटेड, यू आर लुकिंग इनटू सम कोड, यू आर यूटिलाइजिंग योर फ्री टाइम इनटू समथिंग फ्रूटफुल। सो GSOC इज नॉट द ओनली थिंग। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई रियली होप मैंने आपके सारे डाउट्स GSOC को लेके क्लियर कर दिए होंगे। और अभी ये मार्च में रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे, सो आई रियली रिकमेंड कि अभी जाओ और कंट्रीब्यूट करना शुरू करो। कुछ प्रीक्विसाइट्स होती हैं कंट्रीब्यूट करने की, उसके लिए आपको गिटहब वगैरह आना चाहिए, और जो भी आप प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके आपको स्किल्स एटलीस्ट 30-40% आनी चाहिए, बाकी साथ साथ आप सीख जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पाइथन में इंटरेस्ट है, तो आप पाइथन की वो कोड उठाओ, उसको समझो धीरे धीरे, तो आप कुछ कुछ चीज़ें सीख भी जाएंगे, लेकिन मेजर पोर्शन आपको आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें देख लेना। गिटहब इफ़ यू वांट टू लर्न, तो मैंने भी वीडियोस डाल रखी हैं, आई बटन में आ रही होंगी, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, उसको देख के आप बेसिक चीज़ें सीख सकते हैं। और विद टाइम जैसे जैसे आपको जो जो कंट्रीब्यूशन करना होगा, कोई भी आपको डाउट्स होंगे तो वो भी मुझे बता देना, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगी। So thank you so much guys for watching my channel, and if you have any doubts do comment below, and I would love to read your comments. So thank you so much guys, मिलते हैं मेरी next video के साथ। Okay, bye guys.